अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानूनदान की आज की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सलमान अहमद खान। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम डोमेस्टिक वायलेंस जैसा अहम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं और इस मामले के पीछे मुहर्रिकात क्या है, कानून क्या कहता है, कानून हमारी कैसे रहनुमाई करता है और ऐसे मुकदमात, ऐसे मामलात के होने में किस किस्म के मसाइल का सामना रहता है उन लोगों को जो इससे मुतासर होते हैं। आज इस मौजू पे हमारी रहनुमाई करने के लिए आमना कादिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आमना कादिर साहिबा एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, शहर के नाम से अपनी लॉ फर्म चलाती हैं जो कि प्रो बोनो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं विक्टिम्स को, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। सो लेट्स वेलकम हर और फिर उनसे सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम सलमान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका शुक्रिया फॉर स्पेयरिंग द टाइम और आने के लिए। अच्छा आमना, बुनियादी जो सवाल सारे लोग पूछते हैं कि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस का इशू डिस्कस करते हैं या बार बार जब हम डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात करते हैं तो सवाल आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या और किन चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेंस कहा जा सकता है, क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस। सो कैन यू प्लीज़ गाइड अस ऑन दैट। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज़ कवर्ड बाय 2 लॉज इन पाकिस्तान। एक तो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ब्रॉडली डिफाइन करती है। इस कानून में इकोनॉमिक अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर एक्सेट्रा वाइडली डिफाइन हुए हुए हैं। तो इस कानून के तहत अगर आप अपनी बीवी को मेंटेनेंस ना दें या उसका खर्चा ना दें, उसको इकोनॉमिकली डिप्राइव करें किसी चीज़ से, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एज डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल। एंड दिस इज़ अ वेरी नॉवल एंड प्रोग्रेसिव लॉ फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इससे पहले वायलेंस में सिर्फ फिजिकल वायलेंस शामिल होता था। तो यू कुड ओनली फाइल अ कंप्लेंट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ अगर आपके बॉडी पे कोई निशान हो या मारने के बाद अब्यूज़ की कोई रिमेन्स आपकी बॉडी पे रहे, क्योंकि मेडिकल में सिर्फ जो कि डॉक्यूमेंट हो सकता है कि ब्रूजेस हों या ब्रोकन बोन्स हों या खून हो, वो ही मेडिकल में आता है। उसके अलावा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव अगर आपको डेली बेसिस पे हस्बैंड मार रहा है, कभी कभार उसके कोई रिजल्ट्स या कोई रिमेन्स नहीं होते। तो the PPC, which is the Pakistan Penal Code, उसमें assault, criminal force, etc. Criminalize है, but and those are then of course they can constitute as violence, insulting a woman's modesty, section 509. But specifically domestic violence के तौर पे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, then that is broadly defined under the Domestic Violence Act. तो जब हम ऐसे मुकदमात की बात करते हैं तो कानून के आपने ब्रॉडली बता दिया कि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस ख़ास तौर पे जो फिज़िकल वायलेंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं जब हमारे सामने आती हैं, तो कोई भी शख्स अगर उसे हमें रहनुमाई फराहम करनी हो जो कि वकील नहीं और विक्टिम हो, कि वो किन कवानीन की शिकों को थोड़ा सा खुद भी देखने की कोशिश करे, या जब वो FIR हो रही हो या कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो उनकी नज़र में वो तमाम दफ़ात जो है वो रहनी चाहिए। सो ऐसे कौन से कवानीन या कौन सी ऐसी दफ़ात हैं? तो विक्टिम की सहूलत के लिए 2 एवेन्यूज़ हैं। तो एक तो है कि आप सीधा पुलिस के पास जाएं, FIR दर्ज करने की कोशिश करें, और इसमें विक्टिम्स को काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारियाँ फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि पुलिस ऑफन इन ऐसे केसेस में पुलिस सुलह करने की कोशिश करती है विक्टिम और अब्यूज़र के दरमियान, क्योंकि वो ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, एक ही घर से आते हैं। तो पुलिस क्योंकि ये मीडिएटर की रोल प्ले कर रही होती है, वो विक्टिम्स को जो जस्टिस वो चाहते हैं वो नहीं मिलती। तो एक एवेन्यू है कि आप पुलिस के पास FIR के लिए जाएं और पुलिस आपको कहेगी कि मेडिकल करवाएं। अगर वो आपको नहीं कहेंगी मेडिकल करवाएं, आपको फिर भी करवाना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द मेन एविडेंस दैट्स यूज्ड इन अ केस जब केस ट्रायल तक पहुंचे। अब मैं ये जो पुलिस का एवेन्यू है मैं इसको क्वालिफाई करूंगी, क्योंकि पुलिस में एक माइंडसेट का मसला है कि वो कंप्लेंट्स नहीं रजिस्टर करती, डोमेस्टिक वायलेंस के कंप्लेंट्स जो रिसीव होते हैं।
तो इसी कानून एक सेकंड कानून which is a second layer of protection ऐड हुआ है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। अब इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में विक्टिम्स एक डायरेक्ट एवेन्यू टू कोर्ट अवेल कर सकते हैं, टू द फैमिली कोर्ट। अब इस कानून के तहत आप पुलिस को सुपरसीड करके उनको स्कर्ट करके आप सीधा कोर्ट पे जा सकते हैं और आप अपनी कंप्लेंट लेके 3 स्पेसिफिक रिलीफ्स या 3 स्पेसिफिक आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से। एक आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ मॉनेटरी ऑर्डर, जो कि एक माली रिलीफ औरतों को मिल सकती है। तो अगर हस्बैंड आपका खर्चा बंद करते या हस्बैंड आपको इतना वो आपको ऐसे फॉर एग्जांपल आपके ऊपर वायलेंस इन्फ्लिक्ट करे कि आप काम पे नहीं जा सकती और आपकी अर्निंग्स बंद हो गई हैं, या वो आपको घर से निकाल दे और आपको किसी शेल्टर पे जाना पड़े, तो कानून में ये गुंजाइश है कि कोर्ट एक ऑर्डर पास करे जो कि ये सब एक्सपेंसेस हस्बैंड को पाबंद करे कि वो पे करे विद इन 7 days। तो एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है माली या मॉनेटरी ऑर्डर। सेकेंड और थर्ड ऑर्डर्स की थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि एक जो सेकेंड ऑर्डर है इज अ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर का ये मतलब है कि इट्स इफेक्टिवली लाइक अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, कि कोर्ट पास करे कि आप क्या जो शौहर है वो आपसे लाइक 20 फुट में के रेडियस में नहीं आ सकता या आपसे इतना दूर रहे। Then the third protection is of a residence order, and residence order is a very unique protection और हमारे मुआशरे में बहुत relevant है, क्योंकि आमतौर पे रात के बीच में लड़ाई हो जाती है हस्बैंड और बीवी के दरमियान या उसके इन-लॉज के साथ, और हस्बैंड बीवी को और बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल देता है रात के बीच में। रेजिडेंस ऑर्डर का ये फायदा है कि वो हस्बैंड को रिस्ट्रेन कर देता है कि आप बीवी को घर से निकाल नहीं सकते, और अगर आप ऐसे कोशिश करने की पर जाएंगे आप घर से विकेट हो जाएंगे। So the husband will be removed. The problem is that whereas the law gives all these protections, this act has never been used. So we don't have a single case precedent under this act. Okay. So to answer your original question, what protections do women have? I think the law, ये कानून जो 2016 में इनैक्ट हुआ था, इस कानून की इंटेंशन ये थी कि आप इस माइंडसेट प्रॉब्लम को टैकल करें, जो कि ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम बाय द पुलिस एंड द जुडिशरी अलाइक, and because the police were coming to be the problem as the first responders, this act gave women a straight direct route to court. But अभी भी क्योंकि लीगल अवेयरनेस नहीं है इस कानून की, लोगों को इसकी कोई नॉलेज ही नहीं है, इसकी जो प्रोटेक्शंस हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। So on both ways, but it's the reason I bring them both up is because they both are not working, but it's important कि औरतों को दोनों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपनी राइट्स का नॉलेज लेके पुलिस के पास जाएं या कोर्ट के पास जाएं और उनको बताएं कि आप ये मुझे अपना हक दें। सही। आप क्योंकि बहुत सारी लिटिगेशन भी इससे मुतालिक चीज़ों से मुतालिक करती हैं, सो जो एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं उससे मुतालिक, एक तो बल्कि रिकन्सिलिएशन वगैरह के हवाले से अभी बल्कि बैठने से पहले हम बात कर रहे थे, वो एंकर पर्सन वाला जो मामला हुआ वो भी रिकन्सिलिएशन में चला गया और रिकन्साइल हो गया अल्टीमेटली। सो अगेन मुख्तलिफ जो इदारे हैं वही रिकन्सिलिएशन के लिए पुश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट तो हमारे पास मौजूद नहीं है, ये जो आपने कानून बताया इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई प्रेसिडेंट सुपीरियर कोर्ट्स की कोई रिपोर्टेड जजमेंट इसके ऊपर नहीं है, लेकिन नीचे जब आप पुश करते हैं ऐसी कोई रेमेडी के लिए तो अदालतों का जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स, उनका क्या रवैया होता है? जजेस को पता भी है इसके बारे में? सो आई गेस दो आपके सवाल हैं। सेकंड जो सवाल है कि जजेस को पता भी है, द शॉर्ट आंसर इज नो। तो मैं इस कानून पे ट्रेनिंग करती हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस के साथ एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस, एंड इस कानून सेक्शन 3 ऑफ दिस कानून, इस कानून पे सेक्शन 3 कहती है कि आप लीगल अवेयरनेस ट्रेनिंग्स करें, display this act in public places everywhere, display it in English and Urdu, आप जजेस की ट्रेनिंग करें, आप पुलिस की ट्रेनिंग करें। एंड द रीज़न ट्रेनिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट इज़ बिकॉज जो घरेलू तशद्दुद के मामले होते हैं वो हमारी
हमारी साइकी में इतनी डीपली इंग्रेन्ड एज एक्सेप्टेबल हैं, तो पुलिस को भी लगता है कि शादी में हाथापाई तो होती है, जजेस को भी लगता है कि हाथापाई तो होती है, तो rather than seeing this as a crime, वो देखते हैं this is a family matter, आप अपना घर का मामला घर पे ही sort out करें, which is obviously extremely problematic because it disenfranchises 50% of your population. That's 120 million women. So the second part of your question is that नहीं, इस कानून की awareness नहीं है. जो पहला आपका जो part of the question था was what is the रवैया, पुलिस का क्या रवैया होता है, जजेस का क्या रवैया होता है, एंड ये जो सुलह का रवैया है ना, ये नीचे से लेके आई थिंक टॉप तक चलता है, क्योंकि एक्चुअली ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं हुआ, एंड अल्टीमेटली इवन एट द टॉप देयर इज अ माइंडसेट ऑफ रिकंसिलिएशन, एंड द रिजल्ट बिकम्स कि अगर कोई औरत पुश करके कहती है कि मैंने कानूनी कार्रवाई करनी है, मैंने अपना केस लड़ना है, वो अकेली होती है और उसके खिलाफ सब होते हैं, कह रहे होते हैं कि आप सुलह कराएं, घर का मामला है, आपकी जेठ है, आपकी जेठानी है, आप इनसे सुलह करें. एंड ये हमारे साथ पिछले हफ्ते हुआ है कि कोर्ट ने इवेंचुअली हमारी पहली सक्सेस स्टोरी हुई कि FIR रजिस्टर हुआ एक घरेलू तशद्दुद वाले केस में, बट उसके बावजूद FIR रजिस्टर होने के बावजूद, मैं इसकी डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी, बट कोर्ट ने इवेंचुअली कहा कि आप सुलह कर लें. एंड दिस प्रेशर ऑलवेज एग्जिस्ट्स ऑन द विक्टिम. और मैं रिपीटेडली पुलिस को कहती हूँ, जब मैं SSP इन्वेस्टिगेशंस के ऑफिस 2 हफ्ते पहले गई, मैंने उनको कहा कि मीडिएशन और रिकंसिलिएशन पुलिस का काम नहीं है. पुलिस का काम ये है कि आप दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन करें और अपने अंजाम पे पहुंचें कि क्या कौन दुरुस्त बात कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि घरेलू तशद्दुद वाले केसेस में दोनों तरफ से कंप्लेंट आ जाती है, तो विक्टिम अपनी कंप्लेंट लाती है और दूसरी तरफ से या तो शौहर या तो उसके इन-लॉज कंप्लेंट लाते हैं कि उसने ये भी किया है, वो भी किया है. और फिर अगर पुलिस एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे या अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से इन्वेस्टिगेशन करे, उनको अपने तौर पे पता चल जाएगा इमीडिएटली कौन सही कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, because one story is clearly fabricated, whereas the other one has, evidence in the form of witnesses, in the form of video, CCTV, but investigation ही missing होती है सब cases में. तो जब तक कि आप औरतों को इस mindset से approach करेंगे कि आपने सुलह करनी है, आपने compromise में enter करना है, you will not eradicate and be able to have zero tolerance towards domestic violence. So primarily जो victim है वो ना सिर्फ ये कि अपने अब्यूज़र से लड़ रहा होता है, इदारों से भी लड़ रहा होता है, माशरे से भी लड़ रहा होता है, और जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे केसेस को केस के तौर पे ट्रीट ही नहीं करते. वो तो ट्रीट करते हैं कि अच्छा ये बस आ गए, ये खुद ही 2-4 दिनों में चले जाएंगे, खुद ही दिस विल बी रिजॉल्व्ड ऑटोमेटिकली. उल्टा वो एक्चुअली विक्टिम को डिस्करेज करने के लिए इस केस में जिसका मैं आप जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने FIR 1 महीने बाद दर्ज हुआ after we called the Chief Minister's virtual women's cell and 1787 which is the IG police helpline. इस ऊपर के प्रेशर के बगैर नहीं हुआ रजिस्टर FIR. तो इसका मतलब पुलिस एक्चुअली विक्टिम को कह रही थी कि आप अगर कंप्लेंट करने की कोशिश करेंगी ना, हम रात को आपको भी थाने में डाल देंगे. सो नॉट जस्ट डिस्करेज बट आउटराइट penalize the victim. विक्टिम को ना एक तो अब्यूज सफर करना पड़े और उसके ऊपर जब आपने आगे अपनी कंप्लेंट आप लाए हैं, आपको उसके ऊपर भी another layer of abuse and victimization इदारों से फेस करनी पड़ती है. बिल्कुल आमना. अब हम बात तो करते हैं बट अगेन बात करने से ही तब्दीली आएगी. फॉर इंस्टेंस जो बात शायद 5 साल पहले कम हो रही थी, आज थोड़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसको अगले स्टेज पे कैसे लेके जाया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि इदारों में जो बैठे लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो एहलकार हैं, उनको शायद ये टर्म तो बता दी गई है लेकिन उसके पीछे बात क्या है उनको उसकी हकीकत का नहीं पता, या वो उसको समझते नहीं है, बस बोल देते. तो वो कैसे किया जा सकता है कि वो समझे उस चीज़ को? आई थिंक जैसे जो ये कानून की इंटेंशन और ईथोस थी ना, कानून की ये इंटेंशन जो मैं आज जिन्होंने कानून पुश किया है,
मैं उनकी थॉट्स को सुन रही थी एंड हम एक्चुअली जो आप कहते थे ना कि प्रेसिडेंट नहीं है, लिटिगेशन नहीं है, मैंने एक रिट इस पे फाइल की थी 4 साल पहले 2020 में कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए। आज तक ये रिट पेंडिंग रही है क्योंकि ऑब्वियसली अदालतें बिजी हैं विद पॉलिटिकल मैटर्स एक्सेट्रा। इस पे नोटिफाई तो हो गया है कानून, बट वन ऑफ द मेन प्रोविजंस एज आई मेंशन सेक्शन 3 ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस। एंड ये ट्रेनिंग्स का मतलब क्या होता है? लाइक आप क्या ऑब्वियसली 3 घंटे में आप किसी की सोच तो नहीं बदल सकते ना, बट अगर जो मैं जजेस के साथ ट्रेनिंग करती हूँ ना, मैं उनको और हमारी कॉन्वर्सेशन होती है कि आपको क्यों लगता है कि घरेलू तशद्दुद हमारे मुआशरे के लिए गलत है, एंड टू रीच दिस कंक्लूजन योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड कि जब आप मेरी तो एक हर वक्त उनके साथ एक माली तौर पे एक इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट होती है, फाइनेंशियल, कि अगर आप 120 मिलियन औरतों को घर पे दबा कर रखेंगे, उनको मारेंगे, उनकी कॉन्फिडेंस दबाएंगे, वो निकलेंगी नहीं और वो वर्कफोर्स में शामिल नहीं होंगी। और जब तक कि वो वर्कफोर्स में शामिल नहीं होंगी, आपकी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर सकती। एंड जो कि हम बात ये करते रहते हैं ना एज ए नेशन कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करें, economic problems are directly linked to your workforce participation. And you directly remove 50% of the people by oppressing them. तो आप ये economic problem, our population is so huge कि आप औरतों के बगैर अपनी economic problem solve ही नहीं कर सकते। और मैं जो ऑफिशियल्स होती हूँ, मैं पुलिस के साथ भी बैठ के ये कहती हूँ कि जो आपको तनख्वाह मिल रही है 30,000 की, 35,000 की, अगर आपके वर्कफोर्स में डबल लोग होंगे, आपकी ही तनख्वाह ऊपर होगी, आपकी इनकम ज्यादा होगी। तो आपको इधर उधर के काम करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि you will already be part of a more thriving workforce. And to make this argument is very long and complicated. But I think कि one सबको देखना पड़ेगा इसमें कि ये आपकी बेहतरी इससे कैसे होगी। And for each man and for each public official, there is a deeper understanding of what is required through, an argument that's about me, not about the woman. And I think our trainings, जो हमारी trainings होती हैं, आमतौर पे जो trainings देते हैं पुलिस को और जुडिशरी को, वो retired district and sessions judges होते हैं या retired police officers होते हैं जिनकी mindset और सोच previous सदियों की होती है। And what is required is actually gender sensitive trainers, professors from LUMS. There are so many people willing to do this. And अगर आप free of cost भी कराएं, main बात है कि आप कराएं। And if you want to pay the district and sessions judges or you want to pay the other officials, you can pay them because it's just a token amount. But the idea is that you bring in people who are actually good at understanding the issue. And that I think is really critical and it's lacking at the moment. And this can, this can perhaps change जो आप this के terms लेके उनको actually implement कराना। तो आप कह तो रहे हैं marches में पंजाब police will have zero tolerance, but उसकी implementation, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या steps लेनी है, ये missing है। अच्छा आमना, I also feel कि हर इदारे के अंदर कोई ना कोई डिफरेंट पॉलिसीज ये फॉलो करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अभी पिछले दिनों एक मैटर था, उसके लिए आई हैड टू गो टू मीट एन एसपी, तो वहाँ मैं बैठा हुआ था, तो कुछ चीज़ें वो मुझे बता रहे थे। वो चीज़ें बताने में उन्होंने मुझे बताया कि हमारी आईजी साहब की ये डायरेक्शंस हैं कि इस तरह के मैटर्स को इस तरह से डील करना है। सो देयर इज़ अ डिपार्टमेंटल पॉलिसी है। इसी तरह से जब हम जुडिशरी को देखते हैं तो वो जुडिशरी में भी कुछ पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं कि इस किस्म के मामलात को ये कोर्ट देख सकती है, ये नहीं देख सकती, ये इस हद तक इस तरह से डील करेगी। तो एक तो है जो डायलॉग्स या जो बाहर कहने के लिए, मीडिया पे कहने के लिए, लोगों जो मिलने आए उनको बताने के लिए कि जी ये नो टॉलरेंस, बट देन देयर इज इंटरनल पॉलिसी। वो इंटरनल पॉलिसी जो है वो क्या हमारे इदारों के जो सरबराहान बैठे हैं वो पॉलिसी देना नहीं चाहते? क्योंकि अगर वो पॉलिसी दें तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो आएगा
कि अगर एक इदारे का सरबराह बैठ के पूछ रहा हो कि इस महीने इस किस्म के कितने मुकदमात आए और उनके ऊपर क्या आपने रिजल्ट्स फाइनलाइज किए, तो उनको भी लगेगा कि कोई इसमें करने वाली चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई पूछ रहा है हमें। लेकिन जब हम उस तरफ ध्यान नहीं है हमारा, जो सरबराहान है, जो ट्रेनिंग्स, जो सेंसिटाइजेशन है, जो ऊपर बैठे लोग हैं उनकी ही सेंसिटाइजेशन नहीं है, तो फिर नीचे ASI को हमने ट्रेन करके उससे क्या इफेक्ट आएगा? I agree with you. मतलब this is true. Yeah. So हम नीचे जो ट्रेनिंग्स करते हैं वो तो हमें करनी ही चाहिए एब्सोल्युटली। उसके साथ साथ जो हमें थोड़ा सा शायद जो फोकस करना चाहिए वो इन लोगों को भी थोड़ा पुश करने के ऊपर करना चाहिए। जो IG है, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जो आपने मुख्तलिफ इदारे बताए, उन इदारों के जो सरबराहान लगाए जा रहे हैं, क्या वो उन्हें इटसेल्फ भी पता है कि उस इदारे की अहमियत क्या है जिसके ऊपर वो बैठने जा रहे हैं? सो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें उस तरफ भी अपना ध्यान जो है, फॉर इंस्टेंस प्रोसिक्यूटर जनरल है, उसको भी तो पता हो कि एक्चुअली चीज़ें करनी क्या है, करने वाली क्या है। I think इस बात पे I don't know how the Chief Justice can directly get involved, but perhaps maybe you can shed some light on this, on आपकी जो क्या इस पे ideas हैं, definitely with the police and the IGs etc. I think there needs to be a trickle down approach. तो जो आप कह रहे हैं ना, जो ऊपर बैठने वाला अगर कोई पूछने वाला है ही नहीं, और ऊपर से ये माइंडसेट अगर चल रहा है कि एक्चुअली आप सेंसिटाइज हो गए हैं कि ऐसा तो होता है, हाथापाई तो होती है शादियों में, तो आप इस पे अगर सेंसिटाइज हो गए हैं तो ऑब्वियसली आप इसको सीरियसनेस से नहीं देखेंगे। एंड इसलिए मैं इसीलिए एक फीमेल चीफ मिनिस्टर से बहुत ऊंची उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि आई थिंक समवन आस्किंग एट द टॉप एंड चेकिंग टू सी कि क्या इस पे क्या कार्रवाई हो रही है। एंड अभी जो कार्रवाई हो रही है ऐसे हो रही है, आप 1787 कॉल करें, आप उनको बताएं कि मुझे ये घरेलू तशद्दुद हुआ है, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पे बुलाते हैं, वहाँ से वो FIR दर्ज कर देते हैं, बट FIR जो दर्ज होता है वो 354 का होता है अवेलेबल, तो 12 घंटे में बंदा निकल आता है। तो वो जो कानूनी कार्रवाई अभी हो रही है बिल्कुल सुपरफिशियली हो रही है। एक्चुअली टू सेट एन एग्जाम्पल, यू नीड पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ कोई ऊपर से पूछ रहा हो या किसी को इसमें पर्सनल इंटरेस्ट हो। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोगों को है ही नहीं, ये पॉकेट्स में, आप औरतों को पॉकेट्स में देख रहे हैं एज इफ इट्स अ माइनॉरिटी इशू, whereas it's 50% of your population. Absolutely. अच्छा, हमने जैसे अभी आपने केसेस के हवाले से बताया, so I would want to understand from you कि पूरा प्रोसेस होता क्या है जनरली, किस ऑर्डील से ख़वातीन को गुजरना पड़ता है जब वो ऐसा कोई मामला लेके पुलिस के पास, अदालत के पास जाती हैं, तो किन किन स्टेप्स पे उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मैं आपको एक actual case का example दूँ? Absolutely. So I'll walk you through this actual case that we had last week, 2 weeks back. And इस केस में तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं लाहौर में 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जो सबसे पहला मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का FIR दर्ज हुआ है वो इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में हुआ है इसी केस में। सो विक्ट्री तो है कि FIR दर्ज हुआ है, बट वो जो विक्ट्री नहीं है। और ये कितने मुकदमात के बाद पहला हुआ? 22 attempts के बाद this was the first successful. This was the first successful attempt. So something is happening under this regime. I would say that, and this was done through the virtual women's cell as well as through 1787, which is the IG police helpline. But जब औरत विक्टिम जब वो खुद गई थी ना, तो पहले उन्होंने उसके थोड़ा सा इंसिडेंट के बारे में, उसके जेठ और जेठानी ने उसको पेट में बहुत ज़्यादा मुक्के मारे, उसके कपड़े फाड़े, उसकी गोल्ड चेन चुरा ली, घर के अंदर आके चीज़ें तोड़ी, और विटनेसेस थे इस मुकदमे के, CCTV कैमरा की फुटेज थी। पुलिस भी उसी वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंच गए। अब
फर्स्ट जब वो उसको औरत को मुक्के मार रहे थे ना, उसकी जेठ और जेठानी, पुलिस का रिस्पॉन्स ये था कि मेरे सामने तो ना मारे, rather than picking them up immediately on the spot and putting them into the थाना immediately, कि zero tolerance का मतलब है zero tolerance. आप औरतों पर अगर हाथ उठाएंगे और पुलिस के सामने अगर आपकी जरूरत हुई तो आप सीधा जेल जाएंगे. बट नो, वो औरत गई रात को FIR कंप्लेंट देने. उन्होंने उसको 6-8 घंटे बिठाया, कुछ नहीं किया, कंप्लेंट रिसीट तक नहीं दी, जो कि उनको इमीडिएटली देनी होती है. उनका फर्ज, कानून के तहत उनका फर्ज है कि वो आपको कंप्लेंट डिजिटल रिसीट देके अगर FIR बिना रजिस्टर करें, एटलीस्ट योर कंप्लेंट इज देयर, नथिंग. उल्टा उन्होंने उसको कहा कि हम तुम्हें डालेंगे जेल में अगर तुम ये कंप्लेंट आगे करने की कोशिश करोगे. फिर उसने पूछा कि उसके कपड़े फटे हुए थे उस मौके पे, तो इस आदमी ने बेसिकली उसको कहा कि या तो मैं तुम्हें मारूंगा, उसके जेठ ने, या मैं तुम्हें अपने बिस्तर में लेके जाऊंगा, ठीक है. एंड ही इज बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल नाउ. उस मौके पे 5 लोग थे विटनेसेस, जेठ जेठानी के बच्चे भी थे, 18 साल के 2 लड़के, और उसने उसके कपड़े फाड़े हैं. पुलिस उस मौके पे पहुंची है, सब कुछ देखा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर ने, ठीक है. उसने कोई छुप के कपड़े नहीं फाड़े, सबके सामने ये वाकया हुआ है. ये आदमी मस्जिद में जाके इसके जेठ ने ओथ ली है, हल्फ की लिया है कि मैंने ये किया है, ठीक है. ये सब हो गया है, इसके बावजूद पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही. वो कह रही है कि बस आप कंप्लेंट फिर अगले दिन रजिस्टर कर दी. जब औरत ने पूछा कि मेडिकल करवाऊं, उसने क्या बीबी आपकी कोई हड्डियां तो नहीं टूटी हुई, तो मेडिकल क्यों कराना है. अरे भाई, घरेलू तशद्दुद का मामला है, उसकी उन्होंने पेट में उसको मुक्के मारे हैं, उसका मुंह कटा हुआ है, और आपने कहा हड्डियां नहीं टूटी हुई. दिस इज द पुलिस, दिस इज व्हाट जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग रिक्वायर्स. Any case of domestic violence, you send them for a medical, and zero tolerance means you act at the spot. फिर हुआ 1 महीने तक कोई FIR नहीं दर्ज किया उन्होंने. हर रोज उसको बुला के 4-4 घंटे विक्टिम को बिठाया बाहर, कुछ नहीं किया. इवेंचुअली हमने 1787 पे जब कॉल की, और वर्चुअल वुमेन्स पुलिस सेल पे, वर्चुअल वुमेन्स पुलिस सेल फैसिलिटेटर है, 1787 ने एक्चुअली इस मुकदमे को आगे बढ़ाया. और फिर हमने वुमेन्स तहफ़्फ़ुज़ मरकज में ऑफिसर ने हमें बुलाया, हमें बड़ी तसल्ली से सुना और केस का कहा, डायरेक्शन दी कि आप इसको रजिस्टर करें. बट उसके बाद भी औरतों की जो जंग है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि आप रजिस्टर कराते हैं बट आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते. और हम उस दिन से हमने पूरी एप्लीकेशन देखी, हमने उनका काम भी कर दिया, सब ऑफेंसेस लिखे, 354A, 376, क्योंकि उन्होंने उसकी गोल्ड चेन चोरी की. जब पुलिस ने गुनाहगार उसको कर दिया कोर्ट में, जो कि उनका काम नहीं है, उन्होंने गुनाहगार कर दिया, बट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते. तो ना जो नॉन वेलेबल ऑफेंसेस थे, जो कि चोरी के थे और जो कि कपड़े फाड़ने के, विद द इंटेंशन, सो स्ट्रिपिंग अ वुमन विद द इंटेंशन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, दोनों पे कोई बात ही नहीं की. और ना ही ऑफेंसेस ऐड किए इन्वेस्टिगेशन के लिए, ना ही उसकी फटी हुई कमीज लेने की कोशिश की. तो आप अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं पूरी करेंगे तो कैसे प्रोग्रेस होगा केस. एंड नाउ 12 घंटे में सबको बेल मिल गई. अब जो जेठानी है और जो उसके 2 बच्चे हैं उनको तो प्री अरेस्ट मिल गई. जेठ जो है उसने 12 घंटे जेल में गुजारे हैं. और अब जो वो उस औरत को कर रहे हैं जज के सामने, तो उन्होंने सुलह बहुत पुश की और सुलह करवा भी ली, जिसके बेसिस पे इसको बेल मिली है गुनाहगार को. और अब वो औरत के खिलाफ, जो विक्टिम है, उसके खिलाफ फ्रिवलस केसेस शुरू कर दिए हैं रेस कोर्स थाने में. खुद वहां आके लड़ाई शुरू करके फिर पुलिस को ऑब्वियसली कुछ दिया होगा, क्योंकि पुलिस हर रोज उसको कह रही है आप आके इस मुकदमे में जवाब दें, उस मुकदमे में जवाब दें. एंड व्हेन एज फ्रॉम द टॉप द SSP इन्वेस्टिगेशंस इज इन्वॉल्व्ड, हम उनको भी जाके मिले हैं. अच्छा. और सबको पता है कि ये केस हुआ है, बट इसके बावजूद रेस कोर्स थाने में लेट्स से इस औरत को वो तंग करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वुमेन हैव टू फेस, एंड दैट डजंट मीन कि आप ना कोशिश करें, बिकॉज ऑब्वियसली हम लगे रहेंगे इन कामों में, बट द प्रॉब्लम इज द सिस्टम.
इस केस को जो मैंने आपसे सारा पूछने का मकसद ये है कि एक तो वो चीज़ें हाईलाइट हो सके कि किन किन स्टेजेस पे मसाइल हैं, और ताकि उन मसाइल को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व किया जा सके कि ये तमाम जगह हैं जहाँ पे इस किस्म की रुकावटें मौजूद हैं और उन रुकावटों को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। सो अगेन, अच्छा, अब उसकी दूसरी साइड देखते हैं। आपने काफ़ी सालों से अब आप ये काम कर रही हैं, तो कोई सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पास जो आप बता सकें कि these were our achievements, खास तौर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो मैटर्स आपने किए हो, देखे हो? आई थिंक हमारी ओनली अचीवमेंट यही केस है जिसमें हमने FIR, फाइनली हमारा FIR दर्ज हुआ है, क्योंकि हमारे जो भी केसेस हैं FIR दर्ज नहीं होते, हम ऐसे गोल गोल फिर रहे होते हैं एक इदारे से दूसरे इदारे पे, पुलिस से जुडिशरी से कमीशंस पे, और FIR नहीं दर्ज होते। अब यही इदारे अगर ठीक काम कर रहे होते तो आप ही के पास एटलीस्ट वो 23 केसेस ऐसे होते जिनमें you would have been successful in getting the actual results. I think so, and I think this is exactly जिन्होंने ये कानून लिखा है उनका यही पर्पस था ना, क्योंकि ये जो जुर्म है ये जुर्म PPC के तहत भी है, पर आपने एक सेकंड लेयर क्यों ऐड किया है? क्योंकि माइंडसेट का मसला है जो ये कानून टैकल करने की कोशिश कर रही है। And had we had success in these cases, I think this would have been a real precedent, and not just a superficial precedent कि बस आपने कह दिया कि FIR हो गई, because actually FIR होने का क्या फायदा अगर वो वही चीज निकल के अगले दिन करेंगे। If you were setting a zero tolerance policy, this would be a case where you could actually say कि ये हम उसको non bailable में डालेंगे, ताकि लोगों को पता चले आप औरतों को नहीं मार सकते घर में, और अगर उसके फैमिली मेंबर्स माफ भी करें, अगर ऐसा भी कुछ हो तो रियासत उसकी जिम्मेदारी। एग्जैक्टली प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस इसको अपील करे, उसको रिव्यू करे, उसको लड़े, क्योंकि आपका जो फोकस है इज नॉट एट ऑल टू प्रोटेक्ट वुमेन। अगर होता कि औरतों की तहफ़्फ़ुज़ पहले हो तो आप इसको प्रायोरिटाइज करते ना। Always our state's resources are stuck in political cases, and there is a complete disproportionate allocation of resources and budget to women. Like there's no budget allocated for the Women's Protection Authority as well as for the Protection Against Violence Act in this year's budget, or in any year's budget. Lastly, मैं औरतों को ये मशवरा दूंगी कि जब आप पुलिस या जुडिशरी को अप्रोच कर रहे हैं, आप किसी जेंडर सेंसिटिव वकील के साथ करें, प्रेफरेबली औरत के साथ, क्योंकि वो आपकी मिसाइलों को या मिसाइल को ज़्यादा सेंसिटिविटी से अप्रोच करेंगी। एंड दिस मीन्स के this does not mean that you shouldn't approach the police or the family court with everything we've discussed before this. You should, but prepare a solid case, understand what you're looking for. अगर आप क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस चाह रही हैं, आप उस केस को परस्यू करें FIR के जरिए। अगर आप मॉनिटरी ऑर्डर या प्रोटेक्शन ऑर्डर या रेजिडेंस ऑर्डर चाह रही हैं तो आप कोर्ट के थ्रू जाएं। And eventually, the most important thing for a victim of domestic violence is having a safe place to be. And so, जब आप कानूनी कार्रवाई शुरू करें, I would not recommend कि आप अपने घर में रहें। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि या तो आप एक प्रोटेक्शन सेंटर पे जाएं, और लाहौर में दस्तक फाउंडेशन एक बहुत अच्छा इदारा रन कर रही है। Obviously, our government centers are not yet set up, but I hope they will be soon. And if not that, आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ जाके रहें, पर अपने घर से नहीं केस शुरू कीजिएगा। बिल्कुल ठीक। सो लास्टली, अब ये जो ट्रेनिंग्स की हम बात कर रहे हैं सारी, सो आप क्या आइडेंटिफाई करती हैं, व्हाट आर दी की इंस्टीट्यूशंस जो मे बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स या इस तरह के जो हैं, कौन से ऐसे की इदारे हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग्स और सेंसिटाइजेशन और ऐसे मॉड्यूल्स तैयार होने चाहिए उनके लिए जो एक्चुअली ख़वातीन के लिए इन मसाइल को कम कर सकें, या जो इन मसाइल का शिकार हो और वो वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे उनको कम से कम मसाइल का सामना करना। जैसे हमने बात की है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स सबसे अहम हैं,
एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पुलिस है. बट आई थिंक वुमेन्स इश्यूज को अलहदा करके किसी भी केस में मैंने नहीं देखा कि पुलिस अच्छी तफ्तीश करती है. एंड आई थिंक दिस बॉइल्स डाउन टू हैविंग इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस वर्कशॉप्स कि पुलिस को क्या चीज़ ढूंढनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, एंड देन एडिंग अ लेयर ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी टू दिस कि पहले आपको क्या स्किल्स लेके डेवलप करनी है और उसके बाद आप औरतों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं. बिकॉज यू कैन सेट अप जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल्स विद वुमेन, यू कैन हैव द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एज अ फीमेल, बट अगर वो इन्वेस्टिगेशन ना करें और अगर उस फीमेल के पास जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ना हो, उसका कोई फायदा ही नहीं है. मैं खुद जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल में गई हूँ और वहाँ उन्होंने मुझे घरेलू तशद्दुद का मामला बेसिकली उन्होंने कहा कि ये रेप तो नहीं है तो हम इसको नहीं देख सकते. तो मैंने उनको कहा ये है जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसमें रेप सिर्फ नहीं शामिल होता, इसमें और सब जेंडर बेस्ड क्राइम्स भी होती हैं लाइक बीटिंग. So what this points to is that the first responders require investigation of gender based violence crimes and understanding what does it mean and why is it a problem. तो घरेलू तशद्दुद एक क्यों है मसला और ये प्लेन या नॉर्मल तशद्दुद से क्यों कैसे अलहदा है, ये फर्क क्यों है. क्योंकि ये घर में होता है एंड क्योंकि घर में होता है इट इज स्टिल अ क्राइम. एंड व्हाट डज इट डू टू वुमेन. सो फर्स्ट इट्स द पुलिस, देन इट्स द जुडिशरी हु मस्ट अंडरस्टैंड कि जब ये कंप्लेंट्स उनके पास आए, यू कैन टेल द जुडिशरी कि ये 3 आपके पावर्स हैं, रेजिडेंस, मॉनिटरी एंड प्रोटेक्शन. दैट्स अंडर दिस एक्ट. बट व्हाट अबाउट जब जस्टिस ऑफ पीस के पास कंप्लेंट्स आए क्योंकि पुलिस उस FIR नहीं दर्ज कर रही, तो जस्टिस ऑफ पीस को कभी कभार भी लगता है कि इट्स अ फैमिली मैटर. सो जस्टिस ऑफ पीस आल्सो हैज टू बी ट्रेन्ड, द सेशंस जज, टू अंडरस्टैंड जेंडर सेंसिटिविटी एंड व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम. एंड देन यू हैव द प्रोसिक्यूशन इन सच केसेस कि जब औरत या विक्टिम पे कोई प्रेशर हो और उसको कॉम्प्रोमाइज की तरफ लिया जा रहा है, आप एज अ स्टेट आप पे फिर जिम्मेदारी होती है कि आप इसको आगे लेकर चलें. Because you are trying to set this example of zero tolerance, you are trying to keep women safe. So then you have to be leading from ahead. So these 3 departments, in my opinion, are the most important to train. बिल्कुल ठीक. हम ना इख्तिताम में इख्तितामी पैगाम. So बड़ा जैसे आपने कहा कि अफसुर्दा किस्म का हमारा आज का टॉपिक है. बात करते हुए भी क्योंकि बातें हमारे पास अच्छी बातें इसमें है नहीं. चंद हमारे पास भी अच्छे मुकदमात हों, अच्छे प्रेसिडेंट्स आए, हम भी बैठ के वो सक्सेस सेलिब्रेट कर सकें. बट अगेन दैट वुड बी रिलेटेड टू अ वेरी डार्क सब्जेक्ट, वेरी सब्जेक्ट जिसके बारे में कोई ये नहीं कहा जा सकता कि बड़ी भी कामयाबी की चीज़ें हैं उसमें. बट अगेन इख्तिताम में क्या कहेंगी कि व्हाट शुड वी डू एज members of the society, members of the legal community, and maybe someone जिनके ज़रिए शायद दूसरे लोगों को भी बातें या पैगाम पहुंचाए जा सकते हैं. आई थिंक जो भी ये ट्रेनिंग्स फैसिलिटेट कर सकता है या कर सकती हैं उनको करना चाहिए. एंड जो जैसे हम कह रहे थे ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस के सरबराह हैं, अगर वो इनिशिएटिव लेके जेंडर वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस को समझने की कोशिश करें और एक्चुअली उसका जो डीप इम्पैक्ट है औरतों पे, मुआशरे पे, अगर वो इसको लेके बढ़ें आगे, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल फॉर अस. आई थिंक पैगाम के तौर पे जो मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि बस लड़ते रहो. एंड आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से रियली, बिकॉज द सिस्टम्स एग्जिस्ट, इज जस्ट अबाउट getting them to work. कानून भी है बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन कम है और ये हम आई थिंक सब हमारे कानून में यही मसला होता है. अच्छे कानून है हमारे पास. So I think the most important thing for the people around us, for society, is that you can spread awareness, which is one of the things that this act aimed to do. You can in your social circles spread awareness that it's not okay to beat your wife. तो आप अपने
जो जानने वाले हैं, अगर कोई घरेलू तशद्दुद का सामना कर रहा है, आप पुलिस के पास जा सकते हैं कंप्लेंट लेके, आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं, या आप उनको किसी वकील के साथ उनका रब्ता करा सकते हैं। जैसे कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है शहर, वो ऐसे केसेस को डील करती है, बट और भी बहुत सारे वकील हैं लाइक AGHS एक्सेट्रा. So there are organizations that are wanting to help such women. So and I think the next responsibility comes on civil society and the media as it does on most things. Running tickers on domestic violence. जिस चीज़ पे आप ads repeatedly देखते हैं ना, वो आपके दिमाग में set होते हैं, और टीवी पे हर रोज अगर कोई इस पे पैसे खर्चना चाहे, that would be amazing, क्योंकि आप हर रोज रेडियो पाकिस्तान पे, PTV पे, नेशनल टेलीविजन पे ads देख रहे होंगे कि घरेलू तशद्दुद एक क्राइम है, punishable by law. So last आखिरी चीज, जब हम ये बात करते हैं कि घरेलू तशद्दुद, तो आपको नहीं लगता कि हम सॉफ्ट कर देते हैं चीज़ों को? हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बहनों को मारना जुर्म है, बीवी को मारना जुर्म है, ताकि पिक्चराइज कर सकें लोग। जब हम कहते हैं कि घरेलू तशद्दुद, तो वो उसकी कोई इमेज तो लोगों के जहन में नहीं आती। Yes, I agree. I think आप सही कह रहे हैं, but the only thing is कि so for the purposes of a marketing strategy, yes. However, इस तशद्दुद में और भी चीज़ें होती हैं, right? Absolutely. Like depriving a woman of her खर्चे से deprive करना, या किसी औरत को maintenance ना देना, या उसको mentally torture, ज़हनी तौर पे torture करना. तो the only thing is legally वो थोड़ा सा it is not fully encompassing, but at the same time the message of course is stronger. Like जो भी मेरे rape cases होते हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो पूछ रहे होते हैं कि इस छोटी बच्ची से पूछ रहे होते हैं, इसने क्या किया, उसने मेरे साथ ज्यादती की. तो मैं पूछती हूँ कि क्या किया, मुझे बताओ कि कहाँ उसने आपको हाथ लगाया कुछ और लगाया, टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है. बिकॉज आप किसी को भी कह सकते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है. ज्यादती का क्या मतलब होता है? ज्यादती डज नॉट मीन रेप. So yes, identifying the terms correctly is important, but still the main thing is the mindset is not the mindset is कि आप अपनी बच्चियों को या अपनी बहनों को मार सकते हैं, तो दिमागी तौर पे लोग कहते हैं ये भी सही है. तो really tackling कि ये क्यों नहीं सही, ये इसके क्या like long term effects हैं, short term effects हैं, why is this a danger for society? बिल्कुल. So let me just get it fixed and then I'll conclude. Get the other battery mount, sorry. No, it's no problem. इसको बताओ यहाँ पे स्विच हो रहा है, दूसरे बंद ताले वाले. So, आमना, बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन करने के लिए, और इंतहाई अहम जो इशू है डोमेस्टिक वायलेंस का, इसके ऊपर हमारी रहनुमाई करने के लिए. थैंक यू for having me.